नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम विशेष की खास पेशकश चीन के पूर्वी तट पर बसे चिंगताओ शहर से। और आज हम बात करेंगे यहां हो रही शंघाई सहयोग संगठन की 18वें शिखर सम्मेलन की। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में तमाम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। मुख्य फोकस होगा आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। चीन के शानडोंग प्रांत का चिंगदाओ शहर 18वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। ये चौथी बार है जब एससीओ का सालाना सम्मेलन चीन में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन की सीमित और विस्तारित दोनों तरह की बैठकों में हिस्सा लेंगे। भारत और पाकिस्तान पिछले साल ही एससीओ के सदस्य बने हैं और इस साल पहली बार पूर्ण सदस्य के तौर पर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आतंकवाद की बढ़ती चुनौती से निपटने के प्रभावी तौर तरीकों और सदस्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भारत का जोर रहेगा। There are multiple objectives of our participation. The common development is one, the connectivity is another, strengthening relations with Central Asian countries is another one, and also terrorism. How do we use this platform to fight terrorism and the scourge of terrorism in today's world? टेरर ज़रूर एक बड़ा हिस्सा होगा इसमें, और जो चिंगताओ से सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट निकलेगा इस समिट से, उसको चिंगताओ डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। तो चिंगताओ डिक्लेरेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी ज़रूर होगी। शिखर सम्मेलन के आखिर में घोषणा पत्र भी मंजूर किया जाना है। सम्मेलन का मकसद राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को गहरा बनाना है। सम्मेलन के दौरान 4 क्षेत्रों राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होगी। 4 या 5 अलग एरियाज में ये काम करता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो मकसद है इसका, वो है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और इसमें काउंटर टेररिज्म बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। और तीसरा जो महत्व क्षेत्र है जहाँ पे एससीओ काम करता है, वह यह है कि कल्चरल हार्मनी, कल्चरल एक्सचेंज, अलग अलग किस्म के देश जो है वो एकजुट होकर काम करना, ये एक तीसरा मकसद है एससीओ का। तो ये तीनों क्षेत्र में हम काम करेंगे, और उम्मीद है कि ये जो चिंगताओ की समिट होने जा रही है उसमें एससीओ एक बड़ा आगे कूच करेगा और एक बड़ा आगे का एक स्टेप लेगा। एससीओ सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश होगी। दोनों नेताओं की 1.5 महीने से भी कम समय में ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27-28 अप्रैल को चीन के वुहान शहर में दोनों नेताओं ने अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी। 5 हफ्ते पहले ही वुहान समिट में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो दोनों लीडर्स मेरे ख्याल से ये उम्मीद रखते हैं कि वो वहाँ पे जो बातें हुई हैं उसका वो कुछ यहाँ आके 5 हफ्ते बाद उसको कैसे आगे ले जाना है और कैसे आगे हम ले जा रहे हैं, इस पे बातचीत होगी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वुहान इनफॉर्मल समिट के बाद भारत और चीन रिश्तों में बहुत बदलाव आ चुका है। डोकलाम का जो मुद्दा था वो हमने पीछे रह गया है, और हम तो आगे का सोच रहे हैं, आगे का देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है इसको आगे कैसे ले जाने हैं। वो बायलैटरल स्तर पे भी होंगे और मल्टीलैटरल एससीओ स्तर पे भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यहां रूस समेत करीब 6 देशों के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन से कोई द्विपक्षीय मुलाकात फिलहाल तय नहीं है, जो एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत जून 2001 में हुई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या, ये कब बना और इसको बनाने का मकसद क्या था। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसकी शुरुआत चीन और रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई देशों ने की थी। दरअसल 5 देश जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे, इन्होंने अप्रैल 1996 में शंघाई में एक बैठक की। इस बैठक में ये सभी देश एक दूसरे के बीच नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए आपस में सहयोग करने पर राजी हुए। इस सम्मेलन को शंघाई 5 कहा गया। इसके बाद 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया और इस तरह 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तब उसको कहा जाता था शंघाई 5 क्योंकि 5 देश थे। एक चीन ने इसका प्रारंभ किया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश थे। तो ये जितने देश थे जिनके बॉर्डर, जिनकी सीमा चीन के साथ मिलती थी, तो इसका पहला लक्ष्य ये था, पहला उद्देश्य ये था कि जो इन सीमा में जो विवाद चल रहा है, इनको कैसे हल किया जाए। शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के अलावा राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। इसके अलावा तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में, ऊर्जा, यातायात और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग और पर्यावरण का संरक्षण करना भी शामिल है। साथ ही मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सहयोग करना भी शामिल है। SCO आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी आपस में साझा करता है। जब शंघाई सहयोग संगठन स्थापित हुआ था करीब 15 साल पहले, तब उसका जो जोर था वो केवल सिक्योरिटी की तरफ था। पर धीरे धीरे पहले 5 ही देश उसके मेंबर थे, फिर उज्बेकिस्तान भी मेंबर बना और अब 8 मेंबर हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान भी मेंबर बने हैं। और पिछले 10-15 साल में जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा है, वो एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही मुख्य ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन रीजन का हो गया है। अगर आप नक्शे में देखें, यूरेशिया बहुत ही बड़ा एक भूभाग है। 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए SCO के सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया। 2016 तक भारत SCO में एक पर्यवेक्षक देश था। भारत ने सितंबर 2014 में शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया। जून 2017 में अस्ताना में आयोजित SCO के शिखर सम्मेलन में भारत के साथ पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, जबकि 4 देश इसके पर्यवेक्षक हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। इसके अलावा SCO में 6 देश डायलॉग पार्टनर हैं, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका शामिल हैं। उसमें आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वहाँ पर जो ड्रग्स जाते हैं उनके ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, आतंकवाद के साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, और आर्थिक सभी देशों का सहयोग कैसे बढ़े जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी स्थिति और बेहतर हो। तो और ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ये देखना होगा जो 3-4 ऐसे देश हैं जिनके पास ऊर्जा की बहुत काफ़ी मात्रा में है। SCO ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपना संबंध कायम किया है। SCO संयुक्त राष्ट्र के महासभा में पर्यवेक्षक है। इसने यूरोपीय संघ, आसियान देश, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सहयोग संगठन से भी अपने संबंध स्थापित किए हैं। सदस्य देशों के बीच समन्वय के लिए 15 जनवरी 2004 को SCO सचिवालय की स्थापना की गई।
संघाई सहयोग संगठन का महत्व का पता इसी बात से चलता है कि एससीओ के 8 सदस्य देश दुनिया की आधी जनसंख्या, 1/3 जीडीपी और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप की 80% भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एससीओ के मेंबर देश दुनिया भर में सूचना तकनीक, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और श्रम की उपलब्धता के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये देश किस तरह दुनिया के बाकी देशों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। एससीओ का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसके 8 सदस्य देशों में दुनिया की कुल आबादी का करीब आधा हिस्सा रहता है। श्रम या मानव संसाधन के लिहाज से भारत और चीन खुद को संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कह सकते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीन, कृषि उत्पादन और रक्षा उपकरण बनाने के मामले में रूस, भारत और चीन दुनिया के कई विकसित देशों से आगे हैं। ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश काफी अहमियत रखते हैं। इस लिहाज से एससीओ वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर असर डालने की कुव्वत रखता है। क्योंकि अब भारत के संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के संबंध रूस और चीन के साथ बहुत ख़राब हैं। तो पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़रें लगाकर रखेगी जो इसमें किस किस चीज़ पर बातचीत होती है और कैसे इसके ऊपर कौन से निर्णय लिए जाते हैं, चाहे आतंकवाद के बारे में हो, चाहे इस क्षेत्र में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की बात हो, उसके ऊपर क्या होता है। और जो सहयोग है, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, डिजिटाइजेशन में हो, सॉफ्टवेयर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो, इन सब के अलावा जो और सामरिक मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या बातचीत होती है। एससीओ इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके 8 सदस्य देश और 4 ऑब्जर्वर सदस्य दुनिया के उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां की घटनाएं विश्व राजनीति पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। हालांकि इन देशों के बीच आपसी खींचतान भी रही है, लेकिन ये तमाम देश आतंकवाद से पीड़ित भी रहे हैं। ये देश एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं। ये रक्षा और कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी उत्पादन में इन देशों ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है। ताशकंद में एक रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने स्थापित किया है, जिसमें कि सब देश एक दूसरे के कुछ टेररिज्म के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि सब लोग उससे निपट सकें। और एक नया उन्होंने मुद्दा जो अब लिया है वो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, आर्थिक सहयोग का है, और एक दूसरे के देशों में किस तरह और सड़कें बनाई जाए, रेल रोड स्थापित की जाए, उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी ये सब काम हो रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो, आर्थिक प्रगति से संबंधित हो या कनेक्टिविटी से संबंधित हो, उन सब से भारत को लाभ होगा। एससीओ के सदस्य देश यूएन, ब्रिक्स, सार्क और दूसरे तमाम संगठनों से भी जुड़े हैं। एससीओ ने यूरोपीय संघ, आसियान, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सहयोग संगठन से भी संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा इन देशों की निजी उपलब्धियां और अहमियत हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में दुनिया की कुल यूरेनियम भंडार का 15% है। इन देशों के बीच कृषि, व्यापार, संस्कृति, उद्योग, रक्षा और सामरिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि ये देश अभी नाटो जैसी संधि से नहीं जुड़े हैं, लेकिन भविष्य में ये देश अगर सामरिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उनकी ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता है। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन काफी महत्व रखता है, खासकर
भारत के चीन से रिश्ते और मध्य एशिया में भारत की सामरिक मौजूदगी के लिए ये संगठन काफी महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन भारत और दूसरे देशों के बीच क्षेत्रीय रिश्तों और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए काफी अहमियत रखता है। अब तक एससीओ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट संघर्ष के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत बढ़ चढ़कर इस संगठन के साथ खड़ा रहा है। भारत की प्रतिबद्धता इस बात से भी जाहिर होती है कि इन देशों के प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस संगठन के सभी देश प्रभावित हैं। चूंकि एससीओ संगठन आतंकवाद विरोधी है, इसलिए भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर देने और इस क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखने में आसानी होगी। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य आपसी सहयोग से आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने या आतंकवादियों के प्रशिक्षण से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने में ये संगठन भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, भारत के लिए बहुत महत्व है क्योंकि ये हमको एक और फोरम मिल जाता है जहां कि हम जाकर सभी देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं ये मध्य एशिया के बारे में कहूँ तो मध्य एशिया के जो 4 देश हैं इसके सदस्य हैं, जैसे मैंने पहले बताया कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये वाले जो 4 देश हैं इनका हमारे साथ बहुत पुराना संबंध रहा है क्योंकि हम जब ये सिल्क रोड से तीसरी सदी BC से 15वीं सदी AD तक, करीब 1800 साल तक हमारा यहाँ से सामान जाता था, इन्हीं देशों के थ्रू होकर जाता था, यूरोप में जाता था या पश्चिम एशिया में जाता था। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के अधिकांश देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। इस संगठन के सदस्य होने के नाते भारत को मध्य एशिया के प्रमुख गैस और तेल शोधन परियोजनाओं तक पहुंच मिल सकेगी। ये संगठन पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और विकास की समस्याओं पर ध्यान दे सकता है, जिससे भारत को भी लाभ होने की उम्मीद है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो काम कर रहा है वो व्यापार इन सब देशों के बीच में बढ़े और उसमें जो रुकावटें हैं उनको दूर करे, उस तरफ काफ़ी काम कर रहा है। और सड़कें और रेल रोड नई बनाई जाए, उस पर अधिक काम कर रहा है। भारत संसाधनों से मालामाल मध्य एशियाई देशों तक पहुंच पाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी संपर्क परियोजनाओं पर जोर दे रहा है। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित करके भारत चाबहार परियोजना के माध्यम से बुनियादी ढांचों की अपनी योजना को यूरेशिया तक पहुंचा सकता है। उधर भारत का जोर अंतिम दस्तावेज में सरहद पार आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को शामिल करने पर है। भारत विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा बुलंद करता रहा है ताकि पाकिस्तानी सरजमीन से संचालित होने वाली बुनियादी संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए उस पर दबाव डाला जाए। ऐसे में पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत के लिए असमंजस की स्थिति हो जाती है। भारत के लिए दिक्कत ये भी है कि उसे आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान और चीन के साथ साझा करनी पड़ेंगी। भारत 2005 से एससीओ का पर्यवेक्षक था और वो आमतौर पर मंत्री स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेता था। इन बैठकों में मुख्य रूप से यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होती है। हालांकि भारत और चीन ने आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए डोकलाम विवाद को पीछे छोड़ दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई इबारत शुरू हुई है। तो हमारे संबंध इन देशों के साथ बहुत पुरातन हैं, बहुत ऐतिहासिक हैं, बहुत सांस्कृतिक हैं और सिविलाइजेशनल टाइज हमें कहना चाहिए। परंतु जब से सोवियत संघ का विभाजन हुआ, सोवियत संघ टूटकर बिखर गया और ये देश इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए, तो उसके साथ हमारे जो संबंध हैं हम इतनी तेज़ी से इनको आगे नहीं लेकर गए।
भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण मंच है जहां वो आतंकवाद, सीमा और आंतरिक सुरक्षा पर खुलकर अपनी बात रख सकता है। इसलिए हर तरह से भारत के लिए ये मंच बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत और चीन के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इस बैठक के जरिए दोनों देशों को एक बार फिर एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला है। आइए एक नजर डालते हैं भारत और चीन के रिश्तों के सफर पर। भारत और चीन के रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहे। हालांकि 1962 के युद्ध और 1967 के सीमित संघर्ष के अलावा दोनों देश हिंसा से बचते रहे हैं। 1986 में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आईं, लेकिन कोई संघर्ष नहीं हुआ। तब से दोनों देश सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। इस बीच दोनों देशों का सालाना व्यापार बढ़कर 6,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि सीमा विवाद के अलावा तिब्बत और दलाई लामा जैसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच टकराव है। देखिए, वुहान के बाद 27-28 अप्रैल को मुलाकात हुई थी वुहान में प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। उसके बाद जो तब नतीजे उन्होंने निर्णय लिए उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था वो अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करेंगे, एक दोनों नेता भी एक दूसरे के बीच में, और एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और डायरेक्शन देंगे अपनी आर्मी को, अपने सुरक्षा कर्मियों को, जिससे कि हमारे जो बॉर्डर पर है वो शांति और स्थिरता कायम हो। और जो प्रधानमंत्री ने शंग्रीला डायलॉग में भी बोला, जो अगर भारत और चीन के संबंध अच्छे होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा एशिया के लिए और ये ज़्यादा अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए। दुनिया की कुल आबादी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 36% से ज्यादा है। दोनों मुल्कों का कुल क्षेत्रफल करीब 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया की कुल जमीन का तकरीबन 30% है। 2013 में दोनों देशों की कुल जीडीपी करीब 11 लाख करोड़ थी, जो एशिया की कुल अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा है। दोनों देश दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। इसको लेकर मतभेद भी है। भारत और चाइना के संबंध बहुमुखी हैं। कहीं हम लोग बिल्कुल साथ हैं क्लाइमेट चेंज और कुछ क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र में। कहीं हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में हम दोनों देश चाहते हैं कि वो स्टेबलाइज हो। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों देश एक साथ खड़े हुए हैं। पर कुछ जगह हम दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, जैसे हमारा बॉर्डर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पर मैं समझता हूं कि अगर हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीन के, बार बार मिलें और एक दूसरे में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। इन सब के बावजूद भारत चीन रिश्तों में पिछले कुछ सालों में सुधार आया है। भारत चीन निर्मित सामानों का बड़ा आयात करता है। हालांकि चीन के साथ 29 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा भारत के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की फिक्र जायज है। आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा तक पहुंच और कनेक्टिविटी जैसे मामलों पर दोनों देशों में मतभेद हैं। चीनी सैनिकों की सीमा पर गतिविधियां, उत्तर पूर्व के राज्यों पर चीन का दावा और नत्थी वीजा जैसे कई सवाल हैं जिनका हल दोनों देशों को तलाश करना होगा। मेरे विचार से जो हमने इतना ज़्यादा तेज़ी का उतार चढ़ाव देखा था पिछले साल, जबकि 73 दिन तक हमारा एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन था डोकलाम में, तो वो वाला जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक संभल गई है। अब दोनों देशों में ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात दोनों कर रहे थे। आजादी के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि उसके बाद के दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार और सामाजिक सहयोग बढ़ा है। तो ये था आज का विशेष चीन के चिंगताओ शहर से। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।